प्यारे बच्चों, पीछे वाली कक्षा में हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी कि ब्रिटेन के संविधान में क्या क्या है और राजव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक दूसरे के देशों के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख के विदेश नीति बनाई जाती है। और एक सामान्य परिचर्चा हमने की। आपके इस टॉपिक में ब्रिटिश संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की हम शुरुआत करते हैं। तो ब्रिटेन जो देश है, जो जिसका संविधान है, उस संविधान के संबंध में कहा जाता है, ब्रिटिश संविधान के संबंध में, कि अंग्रेज जो लोग हैं वो कहते हैं हमारे इस संविधान पे हमें गर्व है, घमंड है, और जो संविधान है वो ईश्वर की देन है, ईश्वर भगवान की देन मानते हैं। वो कहते हैं ब्रिटिश जो संविधान है वो ईश्वर की देन है और सभी लोग, हम जो भी अंग्रेजी शासित अंग्रेजी लोग हैं, वो कहते हैं किसी देश पर इतनी कृपा नहीं हुई है जितनी ब्रिटिश संविधान पे ईश्वर की कृपा हुई है। तो एक ईश्वर की देन मानते हैं। ब्रिटिश संविधान अपने आप में एक विचित्र संस्थान है, विचित्र कॉन्स्टिट्यूशन है। उस संविधान के संबंध में, जैसे हम संविधानों के, किसी भी देश के संविधान को हम देखते हैं तो उसमें लगता है कि भारत का संविधान है, अमेरिका का संविधान है। इन संविधानों का निर्माण किया गया, इनको बनाया गया, अर्थात संविधान को बनाने की कोई एक कमेटी होती थी और उस कमेटी ने ब्रिटिश जो संविधान की समिति होती थी, जिसे कहें संविधान निर्मात्री सभा या जो भी जिस नाम से जाने, उसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। इस तरह से लगभग देशों का संविधान है वो निर्मित है, बनाया हुआ है। लेकिन ब्रिटिश संविधान की विशेषता है कि वो बनाया हुआ, निर्मित नहीं है, बल्कि क्या है, ब्रिटिश स्वभाव का दर्पण है। ब्रिटिश जो जैसा स्वभाव है उसका दर्पण है वो। अर्थात इसका क्या अर्थ हुआ, ब्रिटिश स्वभाव का दर्पण है। तो क्या अर्थ है ब्रिटिश संविधान का अर्थ? ब्रिटिश जो लोग हैं, वो ब्रिटिश जो नागरिक हैं, वो बेसिकली जिनके व्यवहार कैसा है, संस्कृति कैसी है, जैसे रूढ़िवादी परंपराएं हैं, रूढ़िवाद है, साम्राज्यवाद है, सहिष्णुता है ना, स्वतंत्रता के प्रेम की भावना है, इस तरह की जो उनमें विशेषताएं पाई जाती हैं, ब्रिटिश नागरिक की जो स्वभाव जिसे कहें हम उसी का स्वभाव, जैसा उनका स्वभाव है उसी का दर्पण एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है, ब्रिटिश संविधान को माना जाता है। तो ब्रिटिश संविधान को जानने से पहले हमें जानना होगा कि ब्रिटिश है क्या, ब्रिटेन का ब्रिटिश से संबंधित क्या क्या सामान्य परिचर्चाएं हैं। जैसे ब्रिटिश को यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूके नाम कैसे पड़ा और इसका यूनाइटेड किंगडम होने का क्या कारण है। तो ब्रिटिश संविधान जानने से पहले ब्रिटेन के बारे में सामान्य परिचर्चा हम करेंगे कि ब्रिटेन एक प्रकार से यूके जिसे कहें हम, यूके का अर्थ है यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम में क्या है, 4 जो राज्य हैं जिसे हम क्या कहें, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। ये चारों जो राज्य हैं, इन चारों राज्यों को मिलाया जाता है तो मिला के क्या कहलाता है, यूके कहलाता है, यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। तो यूके का अर्थ केवल ये नहीं है कि यूनाइटेड किंगडम, इसमें जो कबीलाई जो संस्कृति थी ब्रिटिश संविधान में, हम आगे चल के जब ब्रिटिश संविधान का विकास पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि एंग्लो सैक्सन काल था। एंग्लो सैक्सन काल में जैसे ही छोटे छोटे कबीले होते थे, 7 कबीले थे, है ना, उन कबीलों को आपस में मिला के राजा ने एक राजपद का स्थान किया और राजतंत्र की स्थापना की थी। तो उसी तरह से ब्रिटेन में पुराने समय के जो कहें कि 4 भाग है, एक वेल्स है, स्कॉटलैंड है, उत्तरी आयरलैंड है और इंग्लैंड है। इन चारों को मिला के एकीकृत रूप से यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। अर्थात इसे हम इंग्लैंड कहते हैं, जिसे ब्रिटेन कहते हैं, इन चारों राज्यों का भाग है। ठीक है। तो ब्रिटेन के एक पहली बात तो ये हुई कि इसे यूके कहा जाता है। यूके का अर्थ अकेला केवल इंग्लैंड या लंदन से या किसी ब्रिटिश से नहीं लिया जाता, इसका अर्थ है इंग्लैंड में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड है। अब देखिए यहाँ के निवासी जो हैं, अब यहीं से हम आपको बताएं कि उत्तरी आयरलैंड है, यहाँ उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी आयरलैंड 2 भाग होते हैं इसके, दक्षिण वाला भाग। तो जो निवासी हैं बेसिकली ब्रिटेन में, वो प्रोटेस्टेंट धर्म के हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, अर्थात ईसाई धर्म के अंतर्गत 2 पार्ट होते हैं, एक प्रोटेस्टेंट होता है और एक कैथोलिक होता है, कैथोलिक है।
तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो हैं। बेसिकली माना जाता है कि कैथोलिक धर्म को मानने वाले रंग भेद की नीति के अनुसार यदि बात करें तो ब्रिटिश संविधान में सारे के सारे गोरे लोग हैं, और गोरे लोगों में जो कुछ है, कैथोलिक जो लोग हैं वो रंग से थोड़े काले होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि कैथोलिक धर्म को मानने वाला, ये सभी पे लागू नहीं होता लेकिन अधिकांशतः कैथोलिक धर्म को मानने वाले रंग से काले होते हैं, और प्रोटेस्टेंट धर्म वाले हैं वो अंग्रेज गोरे लोग हैं जो मूलतः ब्रिटेन के लोगों को माना जाता है। तो इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड, इस जगह पे आप आके देखेंगे कि उत्तरी आयरलैंड को मिलने का अर्थ यह है, उत्तरी आयरलैंड का जो भाग था वो गोरे लोगों का था, गोरे लोग निवास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन में मैक्सिमम लोग हैं वो प्रोटेस्टेंट हैं, अर्थात गोरे लोगों का देश है, इसलिए उनको कहते हैं गोरों का शासन। अंग्रेजों के शासन को इसलिए गोरों का शासन कहा जाता है। और जो कैथोलिक हैं वो मैक्सिमम लोग थे वो दक्षिणी आयरलैंड में थे, लेकिन दक्षिणी आयरलैंड है वो ब्रिटेन का भाग नहीं है। ऐसी स्थिति में यहाँ के मूल निवासी जो है प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वालों की संख्या अधिक है। यहाँ के निवासियों के बारे में ये बात है। अब यहाँ धर्म है, धर्म तो मुख्य रूप से ये है, ये प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म में ये माना जाता है, और इसी प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वालों की संख्या ज्यादा है। अब ब्रिटिश भौगोलिक क्षेत्र की बात करें कि ब्रिटेन का भौगोलिक क्षेत्र क्या स्थिति है, तो हम यदि बात करें राजस्थान की, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर, और वहीं पे ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन अकेला ये किसका क्षेत्रफल है? राजस्थान का। हमारे भारत के एक छोटे से अपने प्रांत, प्रथम जो भारत में प्रथम सबसे बड़ा राज्य की स्थिति आती है भौगोलिक दृष्टि से तो राजस्थान है। तो राजस्थान के भाग का चौथा 1/4 अर्थात ब्रिटेन का जो है लगभग 94,000 के आसपास है, वो इसका क्षेत्रफल है। 94,037 वर्ग जो है ये इसका क्षेत्रफल है। तो ब्रिटेन एक प्रकार से राजस्थान का चौथा हिस्सा है, इतना छोटा सा देश है। राजस्थान जो हमारे यहाँ है, राजस्थान का ही, न केवल भारत की बात नहीं कर रहे हैं हम, राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान अकेले का जो क्षेत्रफल है उसका चौथे हिस्से के बराबर उसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य है, छोटा राज्य है। ये यहाँ के निवासी हैं, उनको धर्म मानने वाले हैं वो ईसाईत के हैं, प्रोटेस्टेंट ज़्यादा हैं, कैथोलिक कम है। ये तो हुई यहाँ के मूल निवास की और भौगोलिक स्थिति की, अर्थात किस तरह से यहाँ किस तरह के लोग निवास करते हैं। ये ब्रिटेन के स्वभाव की बात करी, ब्रिटेन के लोगों की बात करी। अब यहाँ के जो सामाजिक लोग हैं, सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से हम बात करें तो ब्रिटिश व्यक्ति जो है उसका स्वभाव कैसा होता है। देखिए, जलवायु के आधार पे तथा लोगों की संस्कृति, रीति रिवाज, धर्म, उनको मानने के साथ साथ कानून को मानने की पद्धति देश विशेष और परिस्थितियों जलवायु के अनुसार अंतर होता है। जैसे हम भारत की ही बात करें तो भारत में भी उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बात करेंगे तो उत्तर भारत के लोगों की संस्कृति, उनका स्वभाव दक्षिण भारत के लोगों के स्वभाव और संस्कृति से भिन्न मिलेगा। ज़्यादातर युद्ध हैं वो उत्तर भारत में हुए, दक्षिण में युद्ध कम हुए हैं। तो इस प्रकार से यदि उत्तर भारत की जलवायु और परिस्थितियों की बात करें तो हम ये कहेंगे उत्तर भारत के लोग आक्रामक होते हैं, ये उनका स्वभाव हुआ। दक्षिण भारत के बनिस्पत उत्तर भारत के लोग आक्रामक ज़्यादा होते हैं और उत्तर भारत में ज़्यादातर युद्ध हुए हैं। इसी प्रकार से यदि ब्रिटेन के लोगों की बात करें और उनके स्वभाव की बात करें, उनके सामाजिक स्थिति की बात करें तो हम ये कहेंगे ब्रिटिश के लोग हैं वो समझौतावादी हैं, समझौतावादी प्रवृत्ति के हैं, अर्थात किसी भी चीज को युद्ध की स्थिति में नहीं लेके जाना चाहते हैं। उनकी संस्कृति, नागरिकों की जो संस्कृति है वो एक समझौतावादी प्रकृति की है, अर्थात किसी भी आक्रामक स्वभाव में न रह के नागरिक संस्कृति जो है वो एक समझौते के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। वो अपनी जनसंख्या के अनुपात में देख लें या वो किसी भी स्वभाव के रूप में देखें तो समझौतावादी प्रकृति के है। और यही है कि जॉन लॉक जो होते हैं वो नागरिकों की जो विधि की बात करते हैं, कानून की जो बात करते हैं, संविधान की जो बात करते हैं, उसी के यही कारण है कि ब्रिटिश स्वभाव है हमेशा समझौतावादी प्रवृत्ति का रहा है। औद्योगिकरण के ऊपर बल देने वाला रहा है, उद्योग धंधों को ज़्यादा से ज़्यादा पनपाते हैं और उनको लागू करने की बात करते हैं, उद्योगों में विश्वास करते हैं, कानून के माध्यम से जो कानून जो होता है उसी के माध्यम से उद्योग धंधों में अपनी बात करते हैं। तो आर्थिक दृष्टि से एक समृद्ध राष्ट्र है और सामाजिक दृष्टि से समझौतावादी है, अर्थात आक्रामक स्वभाव नहीं रहा। तो हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक कारण यह भी था कि ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति ने, ब्रिटिश जो लोग थे उनके तुष्टीकरण की नीति के कारण ही तो इटली, जर्मनी और जापान हैं वो इतने आक्रामक हुए। तो ब्रिटिश स्वभाव जो है
वो बेसिकली समझौतावादी है, उनका स्वभाव आक्रामक नहीं है, वो समझौते के माध्यम से किसी भी समस्या का समाधान निकालते हैं और हम इसका देखेंगे धीरे धीरे। और इसी के कारण हम कहते हैं कि 1688 जो गौरवपूर्ण क्रांति होती है, ग्लोरियस जो रिवॉल्यूशन है ब्रिटिश संविधान में, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से एक राजा को अपदस्थ करके दूसरा राजा गद्दी पे बैठ जाता है बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी रक्तपात के, एक ग्लोरियस क्रांति होती है। तो यही कारण है कि ब्रिटिश स्वभाव है वो इस तरह के व्यवहारों में काम करता है। अब इनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो ब्रिटिश जो राजनीतिक, जो हमारा चैप्टर है स्पेशली कि राजनीतिक रूप से हमें पढ़ना है, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक ये दृष्टि एक सामान्य परिचर्चा थी। राजनीतिक ये पॉलिटिकली दृष्टि से देखें तो ब्रिटिश संविधान में एक विचित्र संयोग है। कैसे विचित्र संयोग कैसे है? देखिए, यहां राजपद भी है। राजपद का मतलब राजतंत्र है, राजतंत्र है। राजतंत्र का अर्थ क्या होता है? जब शासन को संचालित करने वाला कोई व्यक्ति विशेष हो, यदि राजा के माध्यम से राजा किसी देश का शासन चलाता है तो राजपद या राजतंत्र कहलाता है। राजतंत्र के साथ साथ यहाँ कुलीन तंत्र भी है, कुलीन तंत्र भी है, एटोक्रेसी जिसे कहते हैं, अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी भी है, कुलीन तंत्र भी है। कुलीन तंत्र का अर्थ क्या है? आज भी यहाँ लॉर्ड सभा, जो लॉर्ड सभा का संगठन है, वो एक प्रकार से कुलीन तंत्र का उदाहरण है। और तीसरा जो रूप आता है वो है लोकतंत्र। राजपद में राजा का शासन होता है, राजा के द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जाती है और राजतंत्र का पालन किया जाता है। और इसके बाद यदि हम कहें कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र एक व्यक्तियों का समूह, जो एलीट वर्ग जिसे कहते हैं, अभिजन जिसे कहते हैं, हम राजनीति विज्ञान में थ्योरी पढ़ते हैं अभिजन, अभिजन की जो थ्योरी है इसका अर्थ है कि समाज में दो वर्ग होते हैं या और ज्यादा वर्ग हो सकते हैं, लेकिन समाज का एक वर्ग है वो उच्च कैटेगरी का होता है। और उस उच्च कैटेगरी का मतलब वो नीति निर्माण और कानून में उनका मुख्य योगदान होता है। वो एक समिति हो सकती है, वो एक संस्था हो सकती है, या कुछ राज परिवार हो सकते हैं, या कुछ लोग हो सकते हैं। इस तरह से कुलीन तंत्र है वो इसमें पाया जाता है और उसी का रूप है कि लॉर्ड सभा का निर्माण हुआ, तो कुलीन तंत्र भी है। और तीसरा जो रूप आज दुनिया में जो है वो लोकतंत्र, अर्थात जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। नागरिकों को जो जितनी स्वतंत्रता है, नागरिकों को जितनी वहां स्वतंत्रता से प्रेम है और जनता के माध्यम से शासन व्यवस्था को संचालित की जाती है, तो लोकतंत्र भी है। तो राजनीतिक रूप से ब्रिटिश संविधान में हम पढ़ेंगे तो राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र तीनों का संयोग है। यदि इसमें तीनों का संयोग है, 1949 से पहले की बात करें तो ये हम कहेंगे कि एक प्रकार से चार्ल्स प्रथम जो था, वो चार्ल्स प्रथम को गद्दी पे बिठाया गया था और क्रॉमवेल के द्वारा शासन किया गया चार्ल्स प्रथम की फांसी देके। तो चार्ल्स प्रथम राजतंत्र का उदाहरण था। क्रॉमवेल है वो कुलीन तंत्र में आते हैं, लोकतंत्र की स्थापना करते हैं आगे चल के। तो आगे चल के हैनोवर काल आता है जिसमें आधुनिक संसद की स्थापना होती है, स्टुअर्ट काल आता है, लंकास्ट्रियन और मैग्नीशियम काल आते हैं। तो एक ये विकास का धीरे धीरे इनका क्रम आएगा कि ब्रिटिश संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ। इनके राजनीतिक जीवन की यदि हम बात करें तो इनकी पहली जो विशेषता है वो ये है कि ब्रिटिश संविधान में राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र तीनों का संयोग है। राजतंत्र में राजा आज भी जीवित है, राजा या रानी के रूप में शासन व्यवस्था होती है। कुलीन तंत्र में लॉर्ड सभा आज भी जीवित है। लोकतंत्र में संसदीय शासन व्यवस्था और सारी शासन व्यवस्था वहां है, जनता के माध्यम से शासन किया जाता है। तो ये एक प्रकार से पहली विशेषता हुई। दूसरी विशेषता हम कहें कि राजनीतिक जीवन में दूसरी यदि उनकी विशेषता ब्रिटिश संविधान की बात करें तो वह स्वतंत्रता से प्रेम, स्वतंत्रता, फ्रीडम। व्यक्ति हो चाहे समूह हो, व्यक्ति और समूह दोनों रूप में व्यक्ति को भी स्वतंत्रता का अधिकार है। अर्थात जिसे हम कहें उदारवाद, जिसे कहें हम पूंजीवाद का जो रूप आता है, उदारवाद जो आता है, जिसमें व्यक्ति और समूह दोनों को अपनी अपनी स्वतंत्रताएं हैं। जो ब्रिटिश संविधान के एक चारित्रिक रूप से विशेषता होती है, किसी स्वतंत्रता के कारण ही क्या हुआ कि जब जब राजा स्वेच्छाचारी हुआ तो ज्यों ही राजा ने अपने कानून के माध्यम से लोगों को निरंकुश शासन स्थापित किया, थॉमस हॉब्स का जो शासन है, जिसमें एक प्रकार से कहा है कि निरंकुश राजतंत्र, जिसमें कहा जाता है कि राजा के मुख से निकला हुआ आदेश ही कानून है और राजा के द्वारा किए गए हर प्रत्येक तरह का कार्य है वही शासन है, तो उसमें जनता का क्या होता है, शोषण किया जाता है। तो जब स्वेच्छाचारी शासन जब आया तो जनता ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया और विद्रोह के फलस्वरूप व्यक्ति या समूह
दोनों की स्वतंत्रता प्रतिपादित हुई। और यही कारण है कि स्वतंत्रता का प्रेम होने के कारण ही ब्रिटिश संविधान का जो 1215 का, जिसे हम कहते हैं मैग्ना कार्टा जो अधिकार पत्र है, वो बेसिक रूप से अधिकार जो याचिका है, पिटिशन ऑफ राइट, बिल ऑफ राइट, ये बिल ऑफ राइट जो है, ये स्वतंत्रता का जो सिद्धांत, यूं कहें कि हम ब्रिटिश संविधान की विशेषता है, ये ब्रिटिश लोगों की विशेषता है, ब्रिटिश नागरिकों की ये विशेषता है कि वो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्वतंत्रताओं से प्रेम करते हैं, व्यक्ति को स्वेच्छाचारी या समूह को स्वेच्छाचारी होने से रोकते हैं और राइट्स की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, तो एक स्वतंत्रता की बात करते हैं। तीसरी जो विशेषता हम ये कहें कि क्या है ब्रिटिश संविधान में, तो वो है इसकी सहिष्णुता। सहिष्णुता का अर्थ है कि व्यक्ति को दूसरे के कर्तव्यों में, दूसरे के विचारों में या एक दूसरे के साथ व्यवहार में इस तरह से रहना है कि उनको सहन करें, एक दूसरे के साथ सौहार्द की भावना हो और अपने धर्म, अपनी निवासी, अपनी जाति, अपनी नस्ल, अपने कानून के माध्यम से सब शासन करें, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य, अत्याचार, अनाचार या शोषण की अवस्था पैदा नहीं हो, ऐसी स्थिति में सहिष्णुता की बात करता है। तो ब्रिटिश संविधान में राजनीतिक जीवन में ये कहें कि हम सहिष्णु, यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो व्यक्ति को मिलने वाला बहुमत की ये भी स्थिति नहीं हो कि अल्पमत के विचारों का स्वागत ही नहीं हो सरकार में, शासन में। यदि अल्पमत के शासन हो, अल्पमत के लोग हों, बहुमत के द्वारा शासन किया जाता है, तो सरकार जरूर बहुमत की होती है संसदीय शासन व्यवस्था में, लेकिन अल्पमत के विचारों का भी सम्मान किया जाना नियोजित है। तो ब्रिटिश संविधान में किसी व्यक्ति विशेष या बहुमत के शासन की बजाय हम ये कहें कि राजनीतिक जीवन में एक सहिष्णुता का विशेषता है। सहिष्णुता का अर्थ है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के विचारों को रखते हुए बहुमत के सामने अल्पमत के विचारों की भी अपनी विशेषताएं हैं। और इसकी और एक विशेषता हम ये कहें कि सहिष्णुता, स्वतंत्रता और स्वशासन की बात करते हैं। ये स्वशासन जो है, ये बेसिकली स्वशासन का अर्थ होता है अपने द्वारा शासन किया जाना, और इस अपने द्वारा स्वशासन को व्यवहारिक दृष्टि से हम बात करेंगे तो हम ये कहें कि स्वशासन क्या होता है। देखो, स्वशासन का अर्थ होता है व्यक्ति अपना शासन स्वयं करे, लेकिन कैसे? राजनीति एक सम्मानित व्यवसाय नहीं है। राजनीति के अंतर्गत व्यक्ति को किया जाने वाला शासन अपनी आत्म प्रेरणा से किया जाए। अर्थात क्या हुआ, किसी भी कानून को मैं इसलिए स्वीकार कर रहा हूं कि ये कानून है, ये इसलिए नहीं कर रहा कि इसका मुझे दबाव है। ये कैसा? अर्थात कानून का स्वशासन का अर्थ ये हुआ ब्रिटेन के संदर्भ में कि शासन किया जा रहा है वो किसी दबाव या किसी भय के कारण नहीं, बल्कि अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु किया जा रहा है। राजनीति एक व्यवसाय, सम्मानित व्यवसाय नहीं है। राजनीति का पालन इसलिए नहीं किया जा रहा है कि एक व्यवसाय है, बल्कि राजनीति या राज्य या सरकार की व्यवस्था को इसलिए स्वीकार किया जा रहा है कि ऐसा करने से नीति निर्माण में, कानून के निर्माण में, राज्य के निर्माण में राष्ट्रीय हितों का निर्धारण हो सकता है। इसे हम कहेंगे शासन का व्यवहारिक दृष्टिकोण। सैद्धांतिक नहीं होकर व्यवहारिक दृष्टिकोण है। ये व्यक्ति का स्वशासन का जो रूप है, ये ब्रिटिश संविधान की विशेषता है। तो राजनीतिक जीवन में हम बात करें तो स्वतंत्रता है, सहिष्णुता है, स्वशासन है और व्यक्ति के विचारों को राष्ट्रीय हितों में ध्यान रखा जाता है। हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश संविधान है वो अलिखित है, कहीं लिखित भी नहीं है, कहीं कोडिफिकेशन नहीं है, फिर भी लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं और उस कानून को मान रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? स्वशासन है, व्यवहारिक दृष्टिकोण है। तो ये प्यारे बच्चों, इसमें सामान्य विशेषताएं हमने पढ़ी हैं। आगे इसमें इसके संवैधानिक विकास की बात करेंगे और आगे एक एक पॉइंट को हम देखेंगे। एंग्लो सेक्सियन, ट्यूडर काल, स्टुअर्ट काल, हैनोवर काल और कैसे ब्रिटिश वर्तमान संविधान बनता है और क्या क्या विचित्र व्यवस्थाएं हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। पत्थर होने के लिए पत्थर बनना पड़ता है, तभी कारीगर उसकी तराशता है उसे। तो आप लोगों को भी मेरे साथ साथ इसमें अध्ययन अध्यापन में अपनी रुचि बनाए रखनी है। अगले में टॉपिक में हम इनका विकास, संविधान का विकास पढ़ेंगे। थैंक यू।